गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास अपन ने ली थी, उससे नेक्स्ट क्लास को हम आगे आज चालू करते हैं। अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और उसकी 4 परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली थी। हाइड्रोजन के संयोजन या वियोजन के आधार पे, ऑक्सीजन के संयोजन या वियोजन के आधार पे, विद्युत धनी तत्व के संयोजन या वियोजन के आधार पे, और इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो विद्युत ऋणी तत्व होता है उसके संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो आज बच्चों अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। देखो, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पे आधार पे अपन सबसे पहले बात करें तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसके अंदर कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व अभिकारक का कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में उपस्थित कोई जो अभिकारक है उस अभिकारक में से कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, उस जगह पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब इस आधार पर हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पे अपने पास 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होती है यदि कोई उदासीन जो तत्व है या परमाणु है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जैसे हम बात करें कि अपने पास एक उदासीन जो तत्व है या जो परमाणु है वो अपने पास है सोडियम का। अब यदि ये सोडियम का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो ये बना देता है धनावेश, अर्थात ये धनायन बन जाता है खुद और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। आया समझ में? मैंने ये बताया आपको कि यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है। ये उदासीन परमाणु है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन के त्याग होने के बाद इसका जो आवेश है वो धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अर्ध अभिक्रिया हो गई किसकी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान या तो ऐसा हो सकता है, पहली कंडीशन, या दूसरी कंडीशन की बात करें अपन तो इस स्थिति में हम बात करते हैं कि यदि कोई पहले से ही धनावेशित तत्व है, यदि कोई पहले से ही धनावेशित तत्व है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इस दौरान उसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई धनावेशित, पहले से ही कोई धनावेशित आयन है तो वो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है।
यदि कोई धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लें तो अपने पास एक एग्जाम्पल है Fe+2। Fe+2 है। यहाँ जो आयरन है उसकी जो संयोजकता है वो +2 है। यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग के अपने धनावेश में वृद्धि करता है। यहाँ पे +2 है, एक और धनावेश बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाता है +3 और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि यदि कोई धनावेशित आयन, ये धनावेशित आयन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है। यह आपके क्या है, धनावेशित आयन है पहले से, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इसके जो धनावेश के मान है उसके अंदर वृद्धि हो रही है और ये +2 से किस में बदल रहा है, +3 में। तो आपके जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी उसमें ऐसा भी हो सकता है। तीसरी जो कंडीशन अपन देखें तो तीसरी कंडीशन अपने ऐसी बनती है कि यदि मान लो किसी अभिक्रिया में कोई आयन ऋणावेशित है, किसी अभिक्रिया में जो कोई अभिकारक है उसका जो आयन है वो ऋणावेशित हो, ऋणावेशित होने की स्थिति में यदि वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फिर वो क्या हो जाता है, उदासीन प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, यदि कोई ऋणावेशित आयन है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फिर वो उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो यहां हम इसको लिखते हैं, यदि कोई ऋणावेशित आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह उदासीन हो जाता है। ठीक है, यदि कोई ऋणावेशित आयन है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो उदासीन हो जाता है। इसको अपन यहाँ पे देखें तो अपने पास जैसे Cl- है, ये जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये बन जाता है उदासीन Cl2 में। ठीक है, ये ऋणावेशित है। ऋणावेशित का मतलब यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं पहले से। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो वो उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये ऋणावेशित जो आयन है वो यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण की स्थिति में वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अपन ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर पढ़ा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब अपने पास ये 3 स्थितियां बनती हैं। जो आपको रिएक्शन दी हुई होगी उस रिएक्शन के अंदर आपके ये 3 स्थितियां बन सकती हैं। अभिकारक की तरफ या तो कोई उदासीन परमाणु हो सकता है, या कोई धनावेशित आयन हो सकता है, या कोई ऋणावेशित आयन हो सकता है। जब यदि अभिकारक में उपस्थित उदासीन आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उत्पाद की तरफ वो धनावेशित हो जाएगा, और यदि कोई धनावेशित आयन अभिकारक की तरफ उपस्थित है और यदि वो उत्पाद की तरफ जाने के बाद उसके धनावेश में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और इस स्थिति में भी उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि अभिकारक की तरफ कोई जो आयन उपस्थित है और वो आयन कैसा है, ऋणावेशित है, वो ऋणावेशित जो आयन है और उत्पाद के बाद उत्पाद वाली जो स्थिति है उसके अंदर वो किस में बदल रहा है, उदासीन परमाणु में। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, उस अभिक्रिया के अंदर भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की 3 स्थितियां हो गई। इन तीनों को अर्ध अभिक्रिया भी बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण को।
तो इसे आप नोट कर सकते हैं अभी। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर अपचयन अभिक्रिया। देखो बच्चों, ये जो अपचयन अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी जिसके अंदर क्या होना चाहिए, किसी अभिक्रिया में उपस्थित कोई उदासीन परमाणु, तत्व, आयन या अणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या फिर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया के अंदर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपस्थित तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपस्थित कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में हो रहा था इलेक्ट्रॉन का त्याग और यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को भी यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी 3 कंडीशन लागू होती है। जो 3 कंडीशन है अपने पास, वो पहली वाली कंडीशन यदि हम बात करें तो यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अगर कोई उदासीन परमाणु है और वो उदासीन परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वो अभिक्रिया के बाद किस में बदल जाएगा, ऋणावेशित आयन के रूप में बदल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन देखें तो अपने पास क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या है, उदासीन है। यदि ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके अंदर जो आवेश है वो ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी और ये बदल जाएगा Cl- में। ठीक है, उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश में बदल जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो यदि कोई धनावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह उदासीन हो जाता है। ठीक है, यदि कोई धनावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो उदासीन हो जाता है, दूसरी स्थिति है ये। इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, Mg+2, ये एक धनावेशित क्या है, आयन है। ये धनावेशित आयन यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये बदल जाएगा उदासीन परमाणु में। ठीक है, ये जब उदासीन परमाणु में बदल जाएगा तो
तो यहाँ पे इसका अपचयन हो जाएगा मैग्नीशियम आयन का। ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी अभिक्रिया में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति के अंदर भी आपके क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस स्थिति में भी क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। तीसरी स्थिति बनती है यहाँ पे, यदि कोई ऋणावेशित आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि कोई ऋणावेशित आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। यदि कोई ऋणावेशित आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस स्थिति में उसके ऋणायन के मान में वृद्धि हो जाती है और इस स्थिति में भी क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। एक एग्जांपल देखें अपने यहाँ पे, तो अपने हैं MnO4 माइनस, ये क्या करता है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस स्थिति में इसके ऋणायन के आवेश में वृद्धि हो जाती है और ये बदल जाता है MnO4 -2 में। यहाँ पे इसके ऊपर आवेश -1 है, एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो आवेश में वृद्धि हो गई और -2 हो गया इसका आवेश। ठीक है, तो अपचयन की स्थिति में ये 3 स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है अभिक्रिया में। इन 3 स्थितियों को देख के आप बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लें अपन कि कोई जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है, उस अभिकारक के अंदर यदि कोई उदासीन परमाणु उपस्थित है, वो उदासीन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उत्पाद की तरफ यदि वो ऋणावेश में बदल जाता है तो उसका मतलब उसको क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है उस परमाणु। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया जो अभिकारक है उस अभिकारक में यदि कोई धनावेशित तत्व है, धनावेशित आयन उपस्थित है, वो धनावेशित आयन यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उत्पाद की तरफ वो उदासीन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और तीसरी स्थिति में यदि अभिकारक की तरफ आपके कोई ऋणावेशित आयन उपस्थित है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्पाद की तरफ ऋणावेश में वृद्धि कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप नोट डाउन कर लें। चलो ठीक है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो 2 अभिक्रिया हैं इसको अपन ने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर समझ लिया है। एक बार मैं और रिवाइज करूं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब आपके एक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। एक अभिक्रिया है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं का योग होती है एक तरीके से। इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी किया जाता है, अभिकारक में
जो कोई आयन अणु या परमाणु है वो एक आयन तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और दूसरे वाला क्या करता है, उसको त्याग देता है। इस प्रकार दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखिए पहले आप। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा अपने पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक की रिएक्शन करवाते हैं अपन कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां बनता है अपने ZnSO4 प्लस Cu। जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है जिंक सल्फेट और कॉपर। अब इस अभिक्रिया को अपन देखते हैं कि इसमें अपचयन किसका हो रहा है और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। पहले वाली जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है उसको एक बार रिवाइज करके याद करते हैं अपन। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा और अपचयन वह अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इस आधार पे अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ इस जिंक की। देखो बेटा, ये जो जिंक है, ये जिंक इस स्थिति में उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उदासीन परमाणु है। अब उत्पाद की तरफ अपन देखते हैं कि जो जिंक है वो धनावेशित है, ऋणावेशित है या फिर उदासीन ही है। तीनों स्थितियों में अपन देखते हैं किस स्थिति में है। तो इधर अपन आते हैं, ये जिंक सल्फेट है। जब जिंक सल्फेट होता है तो जिंक सल्फेट की स्थिति में जिंक +2 अवस्था में होता है। या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा आयनों के बारे में, मूलकों के बारे में। तो इस स्थिति के अंदर ये जो जिंक है वो कैसी स्थिति में है, Zn+2 है। यहाँ पे उदासीन है, यहाँ पे +2 है। तो बताओ, अभी मैंने 3 कंडीशन बताई थी इससे पहले वाली, उसमें पहले वाली ऑक्सीकरण की पहली वाली जो कंडीशन थी उस कंडीशन में यह था कि यदि कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या बना देता है, धनावेशित आयन बना देता है। यही बताया था। तो देखो इधर जिंक बदल रहा है Zn+2, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। अर्ध अभिक्रिया पहले वाली की बात करते हैं अपन। यहाँ पे जिंक है, ये जिंक बदल रहा है किसमें, ये बदल रहा है Zn+2 में। यहाँ पे Zn+2 बदल रहा है। अब जिंक Zn+2 में कब बदलेगा, जब ये क्या करेगा, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। जिंक उदासीन है, Zn+2 धनावेश में बदल रहा है। कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऐसी स्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपन ने पढ़ा था अभी पहले कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये इधर कि इसमें बदल रहा है, जिंक बदल रहा है Zn+2 में, अर्थात जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस अभिकारक की। इस अभिकारक में देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर यहाँ पे Cu+2 स्थिति में है और ये सल्फेट है SO4-2 में। उस साइड में अपन चलें तो देखो इधर सल्फेट था तो ये सल्फेट पहले ही SO4-2 की स्थिति में है
और ये जो कॉपर है वो कॉपर उदासीन हो गया है क्योंकि अकेला है ये, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उदासीन हो गया है। तो सल्फेट का तो कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे है। लेकिन ये जो कॉपर है ये कॉपर +2 मतलब धनावेश से उदासीन में बदल गया है। तो अब आप बताओ, अपन ने पढ़ा था पीछे कि कब जो कोई धनावेशित है वो उदासीन में कब बदलेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है आपके अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसको लिख के देखते हैं अपन। यहाँ पे Cu+2 है, Cu+2 है। ये Cu+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब ये किस में बदल जाएगा, Cu+ में। ठीक है, तो इस स्थिति में जब क्या है, कोई आयन परमाणु अणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस स्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन। आया समझ में। तो इस एक अभिक्रिया के अंदर ही एक अभिकारक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक का तो हो रहा था ऑक्सीकरण और ये जो कॉपर है उसका हो रहा है अपचयन। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी ही अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, रेडियन +2 में बदल रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी प्रकार अपने जो कॉपर +2 है, Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और उदासीन में बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में। ये आपके जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो समाप्त होते हैं, लेकिन इनसे संबंधित ऑक्सीकरण और अपचयन से ही संबंधित 2 शब्द और हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला है ऑक्सीकारक और दूसरा शब्द जो है वो है आपके अपचायक। अब ये ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकारक के बारे में। तो देखो बच्चों, ऑक्सीकारक वे होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऑक्सीकारक। परिभाषा में लिख देता हूं यहां एक बार। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, इन ऑक्सीकारक पदार्थों का उस अभिक्रिया में खुद का अपचयन होता है। ध्यान रखने की बात है कि जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं उन ऑक्सीकारक पदार्थों का उस अभिक्रिया के अंदर ही अपचयन होता है, अर्थात इनका स्वयं का अभिक्रिया में अपचयन होता है, अर्थात इनका खुद का तो अपचयन होता है, लेकिन ये जो खुद हैं वह दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तीसरी हम इसके अंदर देखें तो ये जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसीलिए तो सामने वाला का ऑक्सीकरण होगा, अर्थात ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करते हैं। तीन बातें अपने को पता लगी ऑक्सीकारक के रूप में। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। और इन ऑक्सीकारक पदार्थों का स्वयं का अपचयन होता है। इनका स्वयं क्या होता है? अपचयन होता है। और ये अपचयन आपको पता है, अपचयन उस अभिकारक का होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए इसकी तीसरी जो क्या निकल के आती है, तीसरा इसका जो गुण निकल के आता है वो यह आता है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। ध्यान रहेगा यहां तक। वे पदार्थ जो दूसरे के ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इनके खुद का अपचयन होता है और ये जो खुद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे अपन इसके बारे में एक साथ। दूसरा है आपने अपचायक। दूसरा है अपचायक। अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिकारक के अपचयन में सहायता करते हैं। अपचायक वे होते हैं जो किसी दूसरे अभिकारक के अपचयन में सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा को लिखो। ऐसे पदार्थ जो अपचयन में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? अपचायक। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के अपचयन में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। अब ये जो अपचायक होते हैं उनका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखने की बात है कि इनका खुद का क्या होता है? इनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। इनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। इसी के साथ तीसरी शर्त आती है, वो ये है, तीसरा इसका जो गुण आता है वो ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जो अपचायक होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तीन गुण आगे ऑक्सीकारक की तरह ही इसके तीन गुण हैं और तीनों गुण जो हैं वो इससे अपोजिट हैं, उससे बिल्कुल उल्टे हैं। एक दूसरे के गुण बिल्कुल उल्टे हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं। ये क्या है? अपचयन में सहायक होते हैं। इनके स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है और इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। एक दूसरे के गुण उल्टे हैं इनके। अपचायक वे पदार्थ होंगे जिनका अपचयन में महत्वपूर्ण रोल होगा, खुद का ऑक्सीकरण होगा और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। अब अपने एक रिएक्शन लिखते हैं जो अभी अपने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी को एक बार नोट करते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया अपन करवा रहे थे, किसके साथ करवा रहे थे अपन जिंक की अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया अपन करवा रहे थे कॉपर सल्फेट के साथ और इधर बन रहा था जिंक सल्फेट और इधर क्या बन रहा था? कॉपर आ रहा था। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे अपने हो रहा था ऑक्सीकरण और इसका क्या हो रहा था? इसका हो रहा था अपचयन। अब इस आधार पे अपन देखते हैं ऑक्सीकरण जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें यह पहचानेंगे अपन कि अपचायक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। सबसे पहली शर्त, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं। चलो ये आपके पहचान में नहीं आए तो आप दूसरी वाली कंडीशन ध्यान रखो, इनका स्वयं का क्या होता है? अभिक्रिया में अपचयन होता है। तो उस अभिक्रिया में आप देखो किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है, तो इसका खुद का अपचयन हो रहा है, मतलब ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपन ने देखा था कि इनका स्वयं का क्या हो रहा होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो इसका स्वयं को ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ये यहां पे है अपचायक। और ये जो है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकारक। अब देखो ये सहायता कैसे करते हैं, पहली वाली बात कर देखते हैं अपन।
ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब ये ऑक्सीकारक क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इसके ऑक्सीकरण में सहायता करेगा। अब सहायता कैसे करेगा? अपन ने देखा था कि जो जिंक है, ये जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और जिंक +2 बना रहा है, ठीक है। अब ये कॉपर क्या करता है? ये जो कॉपर है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोनों, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी तो इसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के परिणाम स्वरूप ये जिंक +2 में बदलेगा, और जब ये जिंक +2 में बदलेगा तभी तो इसका ऑक्सीकरण होगा। इसलिए जो ये आपके क्या हैं? ऑक्सीकारक हैं, वो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? इसके ऑक्सीकरण में सहायता करेंगे, क्योंकि इसके त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ये जो ऑक्सीकारक होते हैं वो ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें अपचायक की, तो ये अपचायक क्या होगा? अपचायक वो होगा जो अपचयन में सहायता करेगा। अब अपचयन में सहायता कब करेगा? कहने का मतलब ये जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ग्रहण करेगा, तभी कॉपर का क्या होगा? अपचयन होगा। कॉपर का अपचयन कब होगा? जब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक है अपने उत्प्रेरक। ये जो टॉपिक है उत्प्रेरक, उस उत्प्रेरक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान दें कि जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसको आप कंटिन्यू अपने घर पे अध्ययन करें। जितने भी नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनका कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। थैंक यू।